क्या केवल पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं या और कोई भी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये कहाँ संपन्न होती है, कैसे संपन्न होती है? हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ाने वाले हैं, जो वास्तव में क्लास 10th साइंस का एक चैप्टर है लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम, जिसमें एक टॉपिक है पादपों में पोषण। उसी का एक टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, जिसमें आप आज क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो ये देख लीजिए। हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बाद बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण कौन से जीव करते हैं, क्या केवल पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं या और कोई भी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। क्या आपने जो छोटी क्लासों में, लोअर क्लासों में प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पढ़ी थी वही परिभाषा या कोई अपडेटेड परिभाषा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये कहाँ संपन्न होती है, कैसे संपन्न होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और जो लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें आपको समझाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व होता है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। टॉपिक जो है, जैसा कि मैंने बताया, यहां पर है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, यहां जो फोटो शब्द है इसका मतलब होता है प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। प्रकाश और बनना, तो क्या प्रकाश बनना इसका अर्थ होता है? असल में ये जो फोटोसिंथेसिस शब्द है एक ग्रीक शब्द से आया है, जिसमें फोटो का अर्थ है प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना या संगठन। तो जब कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में बनता है तो उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और जब टूटता है तो बोलते हैं फोटोलिसिस। तो यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में कुछ बनने वाला है, इसलिए इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आई? अब बात आती है कि जो हमने बताया आपको, हम पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसे आप समझेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है? एक जैव रासायनिक क्रिया है। अब ये जैव रासायनिक क्रिया क्या होती है आप सब जानते हैं। सजीवों के अंदर अनेक सारी क्रियाएं होती, बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, चाहे श्वसन की हो, चाहे पाचन की हो, चाहे जो है उत्सर्जी पदार्थ बनाने की हो। तो सजीवों के अंदर होने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसे हम जैव रासायनिक कहते हैं। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जो सजीव के अंदर ही होगी। हाँ, बिल्कुल सही, प्रकाश संश्लेषण सजीवों के अंदर ही होती है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इस दौरान जो होता है वो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उस दौरान जो जल होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशीय अपघटन कहलाता है, फोटोलिसिस कहलाता है। यानी वाटर का प्रकाश की उपस्थिति में टूटना होता है, जिससे एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्लूकोज में अपचयित होता है, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण को कार्बन स्वांगीकरण या कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन या कार्बन एसिमिलेशन प्रक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में परिवर्तित हुआ, यहाँ पर कार्बन का उपयोग किया जा रहा है। तो आपने समझा कि ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है ये क्या होती है। तो मैंने बताया आपको, ये जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया है। क्या है? ये जैव रासायनिक क्रिया है। यहां पर जो सूर्य ऊर्जा होती है ये रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है?
रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और क्या होता है, H2O का प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में लिसिस होता है, जिससे क्या होता है H प्लस और OH माइनस H प्लस और OH माइनस बनता है। जो OH होता है वो बाद में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन का उपयोग NADPH बनाने के लिए हो जाएगा, और जबकि इलेक्ट्रॉन का उपयोग ATP के बनाने में कर लिया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही हमने बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ATP और NADPH बना है, ATP और NADPH2 है, इसका उपयोग करके C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए इसे हम कार्बन का स्वांगीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन स्वांगीकरण। इसे कार्बन स्वांगीकरण भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये हमने आपको बताया कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसे कौन से जीव करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन से जीव में होती है, कौन कौन से जीव करते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल पादप में होती है, प्लांट्स में होती है? नहीं, कौन से जीव करते हैं, कौन से जीव जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसका आंसर है, इसमें सूक्ष्म जीव से लेकर के बृहद जीव तक भी करते हैं। सूक्ष्म जीव भी करते हैं और पादप भी करते हैं, बृहद जीव भी करते हैं, दोनों करते हैं। सूक्ष्म जीव में कौन करेगा? आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा साइनोबैक्टीरिया, साइनो जीवाणु, बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, जिसे नील हरित शैवाल या BGA भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप याद रखें तो याद कर सकते हैं नॉस्टाक और एनाबीना, ऑसिल्टोरिया। ये सभी क्या हैं? ये सभी साइनोबैक्टीरिया हैं या नील हरित शैवाल हैं। अब पादप में बहुत सारे, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो शैवाल हो, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो ट्रेडोफाइट हो, चाहे वो टेरिडोफाइट हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, और चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, ये सभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। यानी कौन से जीव करते हैं? सूक्ष्म जीव भी करते हैं, छोटे जीव भी करते हैं और बड़े जीव भी करते हैं। इसके अलावा एक और याद रख सकते हैं आप, इग्लिना एक मात्र जंतु है, इग्लिना, जो प्रकाश उपस्थित होने पर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ये जंतु है, याद रखिएगा। किस जगत में आता है? बिल्कुल, प्रोटिस्टा जगत में आता है। प्रोटिस्टा जगत का एक जंतु है इग्लिना। इग्लिना ही एक ऐसा मात्र जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। कहा जाता है इग्लिना जंतु और पादप के बीच की इकाई होती है, कनेक्टिंग लिंक होता है, आपने पढ़ा होगा। अब हम बात करें कि ये जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिएगा, जो सूर्य प्रकाश होता है, सनलाइट होती है, सन होता है, सन से सूर्य प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है। जो सूर्य प्रकाश होता है, HNU लिखते हैं इसको, सूर्य प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है और वायुमंडल से, जो वायुमंडल होता है, वातावरण होता है, वहां से CO2 प्राप्त होता है और जड़ से H2O जाता है
पत्तियों तक पहुंचेगा, इन्हीं पत्तियों में पहले से H2 रहेगा। अब होगा क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, ये पत्तियों में उपस्थित जो हरित लवक होता है वहां पर जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की पहले तो हम परिभाषा अगर आपको हम कहें तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है, पहले सुन लीजिए आप, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा प्रकाश स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण सरल अकार्बनिक पदार्थ द्वारा पर्णहरिम की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। फिर से सुनिएगा, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है या ऐसी क्रिया है जिसमें सरल अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा पर्णहरिम की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रकाश संश्लेषण की डिफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वह क्रिया जिसमें कुछ सूक्ष्मजीव तथा पादप, लिख सकते हो आप, कुछ सूक्ष्मजीव तथा पादप प्लांट्स सरल अकार्बनिक पदार्थ से सरल अकार्बनिक पदार्थ द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थ, कौन सा सरल अकार्बनिक पदार्थ है, आप चाहें तो लिख सकते हैं CO2 H2O द्वारा सूर्य प्रकाश में पर्णहरिम की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन, क्या है, C6H12O6 जो कि क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है आपको, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस दौरान उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 उप उत्पाद, मुख्य उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है, उप उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन, उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर सकते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण की एक परिभाषा है। आपने शुरुआत में छोटी क्लासों में एक परिभाषा पढ़ी होगी जिसमें आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल या हरित लवक के अंदर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम के अंदर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा जोड़ना है आपको, सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज या अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, हमने बताया था, हम आपको बताएंगे कि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है और कैसे संपन्न होती है।
तो पहले आप इसको इतना नोट करिए, प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन, फिर हम आपको बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया जो है कहाँ पे संपन्न होती है। आइए अब हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है कहाँ पर संपन्न होती है। आपने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देख ली। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों में संपन्न होती है, चाहे वो तना का कोई भाग हो, चाहे वो पत्ती हो। अब ये पत्तियां जो होती हैं उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं में चूंकि पादप की कोशिका है, यानी हरी पादप की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है हरित लवक। क्या पाया जाता है? हरित लवक। ये हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की संरचना है, हरित लवक पाया जाता है। ये जो हरित लवक होते हैं, ध्यान से देखिएगा, हरित लवक होते हैं वो दो झिल्ली वाले होते हैं। बाहर जो एक परत बनी हुई है ये बाह्य आवरण है और अंदर वाला अंतःआवरण। वैसे भी जानते हैं जो हरित लवक होता है वो दो आवरण वाला कोशिकांग होता है। ये बाह्य आवरण है, आप चाहें तो लिख सकते हैं बाह्य आवरण, और ये अंतःआवरण। क्या है? बाह्य आवरण और अंतःआवरण। में एक आवरण लिख देता हूं, आवरण। ठीक है, इसके बीच में स्पेस है, अंतःआवरण स्पेस कह सकते हो आप इसको, या अंतःआवरण अवकाश कह सकते हो। अब यह समझिएगा, अब अंदर की तरफ ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसमें कुछ तरल भरा होता है, सेमी मैट्रिक्स भरा होता है, अर्ध तरल भरा हो सकता है, कह सकते हो, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो अंदर वाला खाली स्पेस भाग है उसका नाम होता है स्ट्रोमा। क्या नाम होता है? स्ट्रोमा। और इसी के अंदर यहां पर एक जो सिक्का देखा हो आपने, अगर सिक्के का ढेर लगाया जाए तो उस जैसी संरचना बन के आएगी, वैसी संरचना है। तो जो सिक्का होता है, एक सिक्का, यानी जो एक संरचना है ये, इसे बोलते हैं थैलाक्वाइड। एक संरचना जो है वो ये कहलाता है थैलाक्वाइड। एक संरचना क्या है? थैलाक्वाइड। और ऐसे ही थैलाक्वाइड जब पाइलअप होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इनका नाम क्या हो जाता है? इनका नाम पड़ जाता है ग्रेनम। क्या कहते हैं? एक साथ कहते हैं ग्रेनम। आपने ग्रेना सुना है? तो ग्रेना जो होता है, बहुत सारे जो ग्रेनम है इनको एक साथ मिला के बोलते हैं, और एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जो जोड़ने वाला है इसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमली। इसका नाम क्या होता है? लैमली भी कह लेते हैं, या स्ट्रोमा लैमली। स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली। ये क्या करता है? ये ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब यहां समझिएगा, ये जो थैलाक्वाइड है, इस थैलाक्वाइड में पर्णहरिम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरिम। और स्ट्रोमा लैमली में भी क्या पाया जाता है? पर्णहरिम। अब चूंकि जो थैलाक्वाइड है उससे मिल करके ही ग्रेनम बना है, तो आप कह सकते हो ग्रेनम में भी जो है, ग्रेनम के अंदर भी पर्णहरिम पाया जाता है। यानी यहां पर इसमें पाया जाता है पर्णहरिम। क्या पाया जाता है? पर्णहरिम, यानी कि क्लोरोफिल। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? तो पर्णहरिम स्ट्रोमा लैमली या लैमली के अंदर ग्रेनम या थैलाक्वाइड में पाया जाता है। तो यहां पे मैंने स्ट्रोमा लिखा है। स्ट्रोमा कौन सा भाग होता है? हरित लवक के अंदर जो खाली वाला भाग होता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि ग्रेनम के अंदर या थैलाक्वाइड के अंदर तो पर्णहरिम होता है, स्ट्रोमा लैमली के अंदर पर्णहरिम होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जितने भी वर्णक होते हैं इसी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रोमा होता है यहाँ पर पाए जाते हैं एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। और बहुत सारे पदार्थ और भी होते हैं, एंजाइम होते हैं। जैसे हमारे काम का एक एंजाइम है जिसको नाम लिख देते हैं RUBP। पूरा नाम है इसका रिबोलोज बाइफास्फेटेज। इसका काम क्या होता है अभी हम बताते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है कैसे संपन्न होती है, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिएगा,
ये जो पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम के पास ये क्षमता होती है कि सूर्य प्रकाश को ट्रैप कर सके। तो ये जो पर्णहरिम होता है, स्ट्रोमा लैमली होता है, यहीं पर ये पर्णहरिम या जो स्ट्रोमा लैमली होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर जो जल होता है, जल H2O सूर्य प्रकाश से ऊर्जा लेता है और उसे तोड़ करके बदल देता है ऑक्सीजन में। साथ में और क्या बनाता है, ये हमने बताया था, ये बनाता है ATP और NADPH2। ऑक्सीजन तो हरित लवक के बाहर आ गया और ATP NADPH2 स्ट्रोमा में पहुंच चुका है। ये कैसे हुआ? ये तभी हो पाया जब सूर्य से क्या मिला, सन से क्या मिला, सूर्य प्रकाश मिला। सन से क्या मिला, सूर्य प्रकाश मिला। सन से क्या मिला, सूर्य प्रकाश मिला। तो जल का क्या हुआ, जलीय अपघटन हुआ। जल का क्या हुआ, जल का प्रकाशीय अपघटन हुआ और जल जो है उसने बनाया O2, ATP और NADPH2। अब क्या होगा, वायुमंडल से, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये प्रवेश करेगा स्ट्रोमा में। कहाँ प्रवेश करेगा, स्ट्रोमा के अंदर, और यहीं पर एंजाइम उपस्थित है RUBP। तो RUBP रिबोलिज बाइफॉस्फेटेज CO2 को अपने साथ लेगा और ऊर्जा प्राप्त करेगा ATP NADPH2 से। ATP NADPH2, ATP एनर्जी करेंसी है और NADPH2 क्या है, एनर्जी का चेक है, इसके पास भी ऊर्जा है। इसका उपयोग करेगा और CO2 को परिवर्तित कर देगा ग्लूकोज में, C6H12O6। समझिए बात को, क्या हुआ, फिर से समझो। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल का प्रकाशीय अपघटन हुआ, उसने ATP NADPH2 और O2 बनाया। क्या क्या बनाया, ATP NADPH2 और O2 बनाया। अब ATP NADPH2 स्ट्रोमा में पहुंच चुका है हरित लवक के, और CO2 वायुमंडल से पहुंचेगा जो है हरित लवक के अंदर, और वहां पर स्ट्रोमा में उपस्थित एंजाइम RUBP CO2 के साथ में मिल करके ATP और NADPH का उपयोग करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। तो ये जो अपक्रिया हुई प्रकाश की उपस्थिति में, कहाँ पर, इनके अंदर स्ट्रोमा लैमली, ग्रेनम में, या थैलाक्वाइड कह सकते हो, क्योंकि थैलाक्वाइड ही मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। तो ये चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया हुई, तो इस अपक्रिया को कहते हैं प्रकाशीय अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रकाशीय अपक्रिया, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं, प्रकाशीय अपक्रिया। और ये जो अपक्रिया हुई, ये इसे बोलते हैं अप्रकाशीय अपक्रिया, अप्रकाशीय अपक्रिया। ठीक है, अभी हम आपको आगे प्रकाशीय अपक्रिया और अप्रकाशीय अपक्रिया में अंतर समझाएंगे। पहले समझिए, जो प्रकाशीय अपक्रिया है, इसके लिए क्या जरूरत पड़ी, सूर्य प्रकाश की जरूरत पड़ी। इसमें क्या हुआ, जल का वियोजन हुआ प्रकाश की उपस्थिति में, इसे बोलते हैं जल का प्रकाशीय अपघटन, और उसके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, ATP का निर्माण हुआ, NADPH2 का निर्माण हुआ। वास्तव में प्रकाशीय ऊर्जा में, प्रकाशीय अपक्रिया में ATP और NADPH2 ही बनता है। और जब ATP NADPH2 बन गया, तो जब कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध हुआ स्ट्रोमा के अंदर, तो उसके अंदर उपस्थित एंजाइम ने ATP और NADPH से ऊर्जा लेकर के CO2 को ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया। यानी कि अप्रकाशीय अपक्रिया में, डार्क रिएक्शन में, CO2 प्रकाशीय ऊर्जा में बने हुए उत्पाद से ऊर्जा लेकर के ग्लूकोज में परिवर्तित होता है।
इसका मतलब ये भी है कि अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद ATP और NADPH2 का उपयोग होता है। क्या होगा? ATP और NADPH2 का उपयोग हो जाएगा और बन जाएगा ग्लूकोज। अब ये जो उपयोग होगा तो फास्फेट बांड टूटेगा और क्या होगा? ADP बन जाएगा, जो फिर से प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और जो NADPH2 है ये टूट करके NADP बना लेगा। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन, इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि रॉबर्ट हिल ने इसको खोजा था। अप्रकाशीय अभिक्रिया को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसको ब्लैकमैन ने खोजा था। तो इन सब के ये नाम है। ये आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ पर कैसे संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है? 2 चरणों में संपन्न होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में। तो अगर हम बात करें प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर की, तो मैं यहाँ पर एक तरफ लिखता हूँ प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरी तरफ लिखता हूँ अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, ये उधर का पार्ट है पढ़ने में। देखिएगा, हमने बताया अप्रकाशीय अभिक्रिया को लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। आर रिएक्शन मतलब रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल रिएक्शन आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम ब्लैकमैन रिएक्शन या केल्विन साइकिल भी कहते हैं। लिख देते हैं इसको हिंदी में ही। ब्लैकमैन रिएक्शन डार्क अभिक्रिया है ना, डार्क रिएक्शन। ब्लैकमैन अभिक्रिया कहा जाती है इसको और क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन चक्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RUBP CO2 का फिक्सेशन एक चरण में नहीं कर लेता, कई सारे चरण होते हैं और उस चक्र को खोजा था केल्विन ने, इसलिए इसको केल्विन चक्र भी कहते हैं। अब क्या होता है, हमने बताया यहाँ पर जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है या सूर्य ऊर्जा पर निर्भर करती है, यानी इसके लिए प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश क्या होता है? आवश्यक है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रकाश में बनने वाला उत्पाद पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है, लिख सकते हो आप, प्रकाश में या प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाशीय अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद आवश्यक होता है। उत्पाद आवश्यक होता है। यहां पे प्रकाश आवश्यक होता है। क्या होता है दूसरा? यहां पे H2O का क्या होता है? प्रकाशीय अपघटन होता है। प्रकाशीय अपघटन होता है तथा प्रकाशीय अपघटन होता है तथा क्या होता है? ATP NADPH2
और क्या होता है, सा उत्पाद के रूप में O2 भी प्राप्त होता है, O2 बनता है। ध्यान दीजिएगा एक शब्द, प्रकाश की उपस्थिति में ATP का बनना, ध्यान सुनिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में ATP का बनना, आपने ATP का बनना और जगह ही पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रकाश संश्लेषण भी माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ATP का बनना फोटोफास्फोराइलेशन या प्रकाश फास्फोरिलीकरण भी क्रिया भी कहलाता है। तो फोटोफास्फोराइलेशन क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में ATP का बनना कहलाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, CO2 क्या करता है, एंजाइम की सहायता से ATP तथा NADPH2 से ऊर्जा लेकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है, लिख सकते हो, में अपचयित या परिवर्तित हो जाता है। हो जाता है। ये क्या है, ये हमने आपको दो मेन पॉइंट लिखे हैं, जो प्रकाशीय क्रिया में होता है और अप्रकाशीय क्रिया में होता है। वैसे ये क्रियाएं बहुत सारे चरणों में संपन्न होती हैं, ये लेकिन हाई स्कूल लेवल तक बहुत सरल में है, फिर भी हमने आपको जो बताया है वो NCERT से बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताया है। ठीक है, अब आपको ये लिखना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया होती है उसकी अपक्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया को, रिएक्शन को लिखना है। कैसे लिखोगे आप, तो हमने बताया है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और जल यानी कि H2O पर्णहरिम में, कहां पर, पर्णहरिम में, पर्णहरिम में जब सूर्य प्रकाश होता है तब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन को बनाते हैं। ये अपक्रिया जो लिखी गई है ये असंतुलित अपक्रिया लिखी गई है। ठीक है, ये समझने के लिए केवल, लेकिन अगर आपको इसे संतुलित करना है तो आप संतुलित कर सकते हैं। कैसे, जितने कार्बन हैं, जितने कार्बन इधर यहाँ लिखे हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन लिखे हैं उसके आधे, कितने लिखे हैं, 12 लिखा है तो 6 जल, और जितना आपने इधर 6 लिखा था तो इधर ही 6 ऑक्सीजन बना दीजिए। ये एक अपक्रिया हो गई जो संतुलित हो गई। लेकिन इसी के लिए एक अपक्रिया और लिखी जाती है, वो क्या होता है, वो लिखते हैं C6, जो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड होता तो वो तो 6 ही होता है, लेकिन यहाँ पे जल की मात्रा 12H2O लेते हैं, 12H2O। तो क्या होगा, 6 तो यहाँ पे खर्च हो जाएगा और 6 जल बचेगा जो उधर हम लिख देंगे। तो ये सेम चीज़ें लिखी जाएंगी ऐसे, बाकी ये भी वैसे रहेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अपक्रिया लिखी गई है, तो इसको भी लिख सकते हैं आप। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसको सुन लीजिए आप। पहले देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए क्या जरूरी होता है। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है, तो बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा
नीले और लाल रंग में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। वैसे भी अन्य प्रकाश जो दृश्यमान तरंगें होती हैं, विजिबल रेज होती हैं, उनमें ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। केवल दृश्यमान तरंगें नहीं, विजिबल रेज में होती है। प्रकाश संश्लेषण ज्यादा नीले और लाल तरंग में होता है। जो दूसरा फैक्टर है वो आप जानते हैं कि प्रकाश तो चाहिए, इसके अलावा जो एंजाइम होते हैं वो ताप सेंसिटिव होते हैं, तो तापमान भी कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो जो तापमान होता है एंजाइम के सबसे ज़्यादा सक्रिय होने का, सबसे सही से रूप से कार्य करने का, वो 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का होता है। यानी कि अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही है तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो पाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना होना चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो जो एंजाइम होंगे जो इस प्रक्रिया को संपन्न करा रहे होंगे वो खराब हो जाएंगे, डीनेचर कर जाएंगे, और अगर तापमान कम हुआ तो निष्क्रिय हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पर्णहरिम, अब चूंकि ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण की, इसके लिए पर्णहरिम जरूरी है, पर्णहरिम होना जरूरी है। तो पर्णहरिम प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो पत्तियों में जितना ज़्यादा पर्णहरिम होगा, प्रकाश संश्लेषण की उतनी ही क्रिया ज़्यादा होगी, क्रिया उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रकाशीय क्रिया के द्वारा ATP NADPH बन जाएगा, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध नहीं है तो अप्रकाशीय क्रिया नहीं होगी और अंतिम उत्पाद जो प्रकाश संश्लेषण का ग्लूकोज होता है वो नहीं बन पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर शुरुआत में बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सांद्रता के बाद में प्रकाश संश्लेषण की दर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से नहीं बढ़ती है। इसके बाद है जल। जल की अपर्याप्तता प्रकाश संश्लेषण की दर को शुरू ही नहीं करने देगी। अगर जल की अनुपलब्धता है तो ये सारी क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी, और साथ में अगर जल की कमी है तो अगर ये क्रिया थोड़ी बहुत हो भी गई है तो स्टोमेटा नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि स्टोमेटा तभी खुलते हैं, वातरंध्र तभी खुलते हैं जब जो स्टोमेटा के गार्ड सेल होते हैं वो जब फूलते हैं, वो फूलेंगे तभी जब उसमें जो है जल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जब फूलेंगे तभी स्टोमेटा खुलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ पाएगी। यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए जल की मात्रा भी होना जरूरी है, पर्याप्त मात्रा होना जरूरी है। इसके अलावा जो और पॉइंट हैं, जिसे कह सकते हो कि क्या है, हमने आपको सारा तो बता दिया, ताप बता ही दिया हमने आपको। सबसे पहले तुमने बताया आपको प्रकाश, इसके बाद हमने आपको बताया ताप, CO2, H2O और पर्णहरिम। ये सभी क्या हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें अगर परिवर्तन हुआ, देखो प्रकाश बहुत ज़्यादा होने से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। हमने बताया जो दृश्यमान तरंगें होती हैं उन पर ही प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो सही से संपन्न हो पाती है, ये आपको याद रखना चाहिए। ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, कम होगा तो निष्क्रिय हो जाएंगे और ज़्यादा होगा तो खराब हो जाएंगे। CO2 की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शुरुआत में बढ़ाने से बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाने पर इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। H2O की मात्रा प्रथम क्रिया होने के लिए, प्रकाशीय क्रिया होने के लिए H2O जरूरी है। इसके अलावा CO2 को कोश ये सेल के अंदर, पर्णहरिम के अंदर, ये जो पर्णहरिम है या कोशिका के अंदर आने के लिए स्टोमेटा यहाँ जो है, वातरंध्र जो है, इसको खुलना जरूरी है। वातरंध्र तभी खुलेगा जब पर्याप्त, पर्णरंध्र कह सकते हो, वातरंध्र नहीं, पर्णरंध्र को खुलना जरूरी है, तभी खुलेगा जब पर्याप्त जो है जल उपलब्ध होगा तब। इसके अलावा पर्णहरिम जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही प्रकाश संश्लेषण होगा। अब बात करते हैं लास्ट
टॉपिक की, अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की कि प्रकाश संश्लेषण क्यों ज़रूरी है। आप अपने से प्रश्न कीजिए, क्या अगर पौधे ना हो तो आप जीवित रह सकते हैं? क्या इस ब्रह्मांड में, या कह सकते पृथ्वी पर, पौधों के अलावा कोई ऐसा भी है जो आपको ऊर्जा प्रदान कर सकता है, भोजन प्रदान कर सकता है, ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है? नहीं ना। तो प्रकाश संश्लेषण इस पृथ्वी पर प्राथमिक उत्पादन के लिए, प्रथम रूप में सूर्य ऊर्जा को फिक्स करने के लिए, भोजन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। दूसरा, ऑक्सीजन जो प्राणवायु है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही उत्पन्न होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्सर्जन के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण से कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है, जिससे वायुमंडल का जो तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्रीन हरित प्रभाव जो है, वो कहीं ना कहीं कम होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि एक जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से वायुमंडल में जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, वैश्विक तापमान बढ़ने का जो कारण होता है, वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी अन्य गैसें होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग जो होगी वो कम होगी, यानी कि कह सकते हो वायुमंडलीय नियमन में भी, या फिर जो है वातावरण नियमन में भी प्रकाश संश्लेषण बहुत हेल्प करता है, मदद करता है। चूँकि पृथ्वी पर एकमात्र स्रोत है भोजन का पादप, तो पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो भोजन नहीं प्राप्त होगा, ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको एक एक करके टॉपिक आप नोट बनाएं और इसको लर्न करिए। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, और चलते चलते हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं। आपको एक प्रश्न बताना है कि जो प्रकाशीय क्रिया होती है, प्रकाशीय क्रिया होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? प्रकाशीय क्रिया होने के लिए क्या क्या चीज़ें या कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ऐसे ही वीडियो अगर देखने हैं, अपनी तैयारी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।